गुड मॉर्निंग विनोद चौहान, सुरभि वर्मा, राम मीना. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. नमो, संतोष, अनुराग, शुभम. चलिए, ज्यादातर लोग आ चुके हैं, आगे बढ़ते हम लोग. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्राथमिक भू परिष्करण का उद्देश्य नहीं है. विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी टिलेज. जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को करना है. डी, बी, 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 सी, ए, हाँ. चलिए, आपको एक बात बता देता हूं मैं. अब यहां पर क्या है कि मोर देन वन ऑप्शन है. प्राथमिक भू परिष्करण का उद्देश्य नहीं है. तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि पपड़ी तोड़ना या लेयर ब्रेकिंग ये ओनली प्रैक्टिस है जो सेकेंडरी टिलेज की ही है. ये हमेशा द्वितीयक भू परिष्करण की ही क्रिया है, ये याद रखना है. अगर यहां पर थोड़ा सा वो ऑप्शन में दे देता कि खरपतवार नियंत्रण, पपड़ी तोड़ना, दोनों, तो हमारा आंसर आता दोनों. खरपतवार नियंत्रण को हम यहां आंसर इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये प्राइमरी में भी होता है, सेकेंडरी में भी होता है. बट पपड़ी तोड़ना हमेशा कौन से भू परिष्करण की क्रिया है? द्वितीयक की है, सेकेंडरी की है. इसलिए यहां पर आंसर पपड़ी तोड़ना आएगा. याद रखना, लेयर ब्रेकिंग. ओके, हेलो, समझ गए? ध्यान रखना ही. इसका कारण जब टिलेज मैंने पढ़ाया था तब भी आपको पढ़ाया था. चलिए आगे बढ़ेंगे. ये वाला पॉइंट थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग वाला है ना आपके लिए. वैसे तो ये थ्योरेटिकल है, लेकिन यहां आप रीजनिंग का इस्तेमाल करके भी यूज कर सकते हो. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. माइंड चलना स्टार्ट हो रहा है. डी रॉन्ग आंसर है. डी जिनने भी आंसर दिया है, देखो, जैसे ही बात आ जाए बल की, हमने टिलेज में पढ़ा था बल की बात आते ही खिंचाव शब्द आएगा. खिंचाव, जैसे ही बल की बात आई खिंचाव आएगा, क्योंकि फार का सह बिंदु, क्षैतिज झुकाव, हलों का गला, ये कुछ भी नहीं. लेकिन खिंचाव केंद्र का मीनिंग क्या हुआ? तो खिंचाव केंद्र का मीनिंग ये है, जैसे कोई हल है, इस हल को जब बेल आगे की तरफ खींचते हैं तो सबसे पहला बल यहां पर लगता है. बेल जब खींचेंगे तो सबसे पहला बल यहां लगेगा. और जब मृदा के अंदर ये हल घुसने की कोशिश करेगा तो यहां सबसे नीचे की तरफ फार है, और फार में भी सबसे नीचे है फार की नोक. तो मृदा जो प्रतिरोध बल लगाएगी, रेसिस्टेंस फोर्स जब लगेगा तो वो लगेगा फार की नोक पर. और धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला बल यहां और ये वाला बल यहां. ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसा रहेगा जहां पर दोनों तरफ के बल इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, और उसी को कहा जाता है खिंचाव केंद्र या ड्राफ्ट पॉइंट. ओके, समझ गए? दोनों तरफ के बल जहां इकट्ठे हो रहे हैं उसी को कहा जाएगा खिंचाव केंद्र. ठीक, आंसर आपने सबने सही दिया है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है यह समझना जरूरी है. ओके, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑप्शन में मान लो ये खिंचाव केंद्र लिखा है और यहां पर डी ऑप्शन में लिख दिया जाता ओनली खिंचाव. हलों का गले की जगह क्या लिखा होता? खिंचाव. तब मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोगों का आंसर ये होता, खिंचाव. खिंचाव केंद्र को भूल जाते, और वो रॉन्ग आंसर है.
ठीक, चलिए आगे बढ़ाऊंगा मैं। तो भी सी होता, नमो, वेरी गुड, आंसर तो सी होता, पर लगाते क्या? तो कई सारे लोग खिंचाव लगा सकते थे, है ना। अगर आप उसके बाद भी खिंचाव केंद्र लगाते तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? अब यहां तो दो क्लू दिए हुए हैं आपको। एक तो ये क्लू है और दूसरा क्लू यहां पर अंग्रेजी में है। नहीं तो हिंदी देख के पंकिल जुताई हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी अगर इसका देख लिया, पडलिंग, पडलिंग आप जानते ही हो कि ये धान से संबंधित है। धान के खेत में हमने बुआई के पहले, है ना, जो कैपिलरी ट्यूब्स थी ये इस तरह की, जिससे पानी का निच्छालन नीचे चला जाता था, इसको तोड़ने के लिए हमने पडलिंग की क्रिया की थी। ये किससे रिलेटेड है? तो धान से रिलेटेड है। बहुत अच्छे, आज थोड़ा सा मामला आपका सही लग रहा है शनिवार की तुलना में। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ना है जरा ध्यान से और फिर इसका आंसर करना है। राजेश का बी, करण बी, पंकज बी, किशोर बी, अजय, देवेश सी, जगेंद्र सी, भावना सी, मुकेश पाटीदार सी, विनोद, वीरेश, नमो सी, मोहित, अर्चना, कार्तिकेय, तिलोक, अशोक जाट, राकेश बी, विशाल बी, मनोज सी, नीलिमा बी, विनोद सी, सुनीता बी, केपी सी, चेतन सी, शुभम सी, भूपेंद्र बी, आदित्य मटकर सी। चलो यहां पर बात आ रही है एक इंजन में यदि ईंधन मितव्ययता, फ्यूल इकोनॉमी, सीधी भाषा में बोले तो एवरेज होता ना गाड़ी का कि 1 लीटर में कितना चल रही है। तो अलका का नाम सबसे लास्ट में मुझे दिख रहा है, तो अलका से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि गाड़ी एवरेज ज्यादा कब देगी? जब हम कह रहे हैं गाड़ी में ईंधन ज्यादा होगा और ऑक्सीजन ज्यादा होगा। मतलब इसका यह हुआ कि एक गाड़ी है वो फुल टैंक है और दूसरी हाफ टैंक है, तो फुल टैंक वाली ज्यादा एवरेज देगी। अलका को आंसर करना है यहां, यही मतलब है। ऊपर राहुल पटेल भी है जिन्होंने ए आंसर दिया है। मतलब गाड़ी में ज्यादा डीजल भरा रहेगा तो उसका एवरेज ज्यादा आएगा, यही आप कहना चाह रहे हो? हाँ, जल्दी बताओ। मतलब यहां से गाड़ी में ईंधन कितना भरा है इसका कोई लेना देना नहीं है, यहां पर लेना देना ऑक्सीजन का है। अब बोले ऑक्सीजन क्या करता है? भाई ईंधन जब जलेगा, जब जलता है ईंधन तो वो ऊर्जा में बदलता है। अब मान लो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आधा जला हुआ ईंधन बाहर चला जाएगा, पता चला आधा ही ऊर्जा में बदला, तो उसका एवरेज कम हो जाएगा। और ऑक्सीजन अगर अच्छे से मिलेगा, ईंधन पूरी तरह जलेगा तो वो ऊर्जा में बदलेगा। समझे? हेलो हेलो, बात समझ गए? तो यहां पर आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन, है ना। ईंधन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक, एवरेज का। जैस रिपीट का मतलब यह है कि भाई ईंधन जलता है, आप जानते हो, और ईंधन जब जलता है तो वो ऊर्जा में बदलता है,
और यदि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होगा तो प्रॉपर जलेगा नहीं, आधा जला हुआ बाहर चला जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ज्यादा धुआं दे रही गाड़ी, ज्यादा धुआं देने का मीनिंग यह है कि उसमें अध जला ईंधन बाहर जा रहा है, और जब अध जला ईंधन बाहर जाएगा तो एवरेज कम मिलेगा। सीधी सी बात है, पूरी तरह से ऊर्जा में बदला ही नहीं। समझ गए? ये उसका मीनिंग है। चलो ओके, आगे बढ़ूं, ध्यान देना है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से। दर्पण पटेल जी, जल्दी नहीं करना है। कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन बुक्स वगैरह में इनमें पढ़े हुए हैं, इसलिए आंसर कई लोग बहुत उससे दे रहे हैं। उत्तर अगर याद हो वो एक अलग बात है, बट होता क्यों है? विशाल सिंह चौहान, सुरभि का आंसर ए है दोनों का, घनश्याम का ए, नीलिमा ए, संतोष ए, मुकेश पाटीदार ए, राम किशोर का बी है ना, अजय का सी है। चारों आंसर लगभग लोग दे रहे हैं बी वाला छोड़ के। भाई देखो, अनाज की क्षति इसके कारण क्या है? तो देखो, थ्रेसर के अंदर अनाज की क्षति के सारे कारण हैं। एक है सिलेंडर व अवतल निकासी के बीच में कम दूरी। देखो क्या होता है थ्रेसर में, यहां पर आप देखोगे कि यहां पर इस तरह से छलनियां लगी होती हैं, और इसके ऊपर यहां पर ये जो हम बोल रहे हैं सक्शन जैसा लगा रहता है, जो ये बोल रहे हैं ना सिलेंडर व अवतल निकासी, मतलब यहां से आप देखोगे ये बीज इस तरह से जा रहा है निकल के, ये, और ये वाला जो है इसमें सक्शन लगता है, ये ऊपर खींचता है। अब क्या हुआ कि जब यहां से बीज जा रहे हैं तो इसके साथ क्या जाता है, भूसा या उसके कुछ अवशेष जाते हैं, तो ये सक्शन उसको खींचता है। लेकिन ज्यादा नजदीक अगर कर दिया इन दोनों को तो ये भूसे के साथ साथ दानों को भी खींच लेगा। तो एक तो ये आ गया, ये भी कारण है। अब दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, सिलेंडर की उच्च गति। अब सिलेंडर की उच्च गति का मीनिंग क्या हुआ? मान लो ये थ्रेसर जो है, ये वाली थ्रेसर हमने कहा कि 35 हार्स पावर का जो ट्रैक्टर है उसके लिए उपयुक्त है, लेकिन हमारे पास ट्रैक्टर 50 हार्स पावर का है, हमने वो लगा दिया। अब 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर क्या करेगा, बहुत तेजी से चलेगा, आरपीएम जिसको बोल रहे हैं भरत सिंह, वो ज्यादा निकालेगा। और क्या हो गया कि थ्रेसर की क्षमता कम है, मतलब हम यहां फसल कम डाल पाएंगे, और उससे बहुत तेज गति से जब सिलेंडर घूमेगा तो भूसे के साथ दाना बाहर हो जाएगा, मतलब ये भी कारण है। तीसरा, सूखी फसल होने पर, भाई जैसे आपको याद हो हमने पढ़ा है कि करीब 20 से 25% नमी होने पर ज्यादातर फसलों की कटाई करते हैं। अब हमने क्या किया कि भाई नमी इसमें पता चला 15% या 10% बची है, तो इसमें क्या होता है, एक तो दाना हल्का हो जाता है, और ज्यादा सूखी फसल होने के कारण जब वो उसके अंदर दांते होते हैं, जब वो टकराते हैं तो दाना टूटता है, और टूटने के कारण ये जो सिलेंडर है ये उसको बाहर खींच लेता है। तो ये वाला कारण भी है। यहां पर आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ऑल अबव रीजन, सारे रीजन है यहां पर जिसके कारण क्षति होती है, पूरे सूखी फसल भी है। तो जो लोग आंसर दे रहे थे ए बी सी, वो भी सही दे रहे थे, लेकिन यहां रीजन सारे हैं, इसलिए क्या आएगा, उपरोक्त सभी। ओके, एक बात और ध्यान रखना यहां पर, कभी हमारे को उपरोक्त सभी दिया हुआ है,
अगर उपरोक्त सभी दिया है और पता चला हमको ए बी सी और ये डी, हमको ए लग रहा है कि ये भी है और सी लग रहा है ये भी है, बी हमको नहीं मालूम, और अगर ये दो आपको लग रहे हैं कि ये सही हो सकते हैं तो हमारा आंसर फिर यहां डी आएगा। ध्यान रखना, बी भले ही नहीं मालूम हो, क्योंकि अगर ये दोनों मालूम है तो ज्यादा संभावना किस आंसर के आने की है, डी की है। ध्यान रखना, ठीक है। उस कंडीशन में हमारे को डी लगाना है आंसर। चलो आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं, ये चीज क्लियर हो गई ना? हाँ ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आंसर करना है इसको, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। वेरी गुड, सभी लोग रोटावेटर लगा रहे हैं, रोटावेटर राइट आंसर है ना। गेहूं या चने की कटाई के बाद बचे हुए अवशेष को खेत में मिलाने के काम में आता, इसीलिए ये इन्वेंट हुआ था, है ना, रोटावेटर, ताकि फसल अवशेष जो जला देते हैं किसान, परोली जलाना, नलवाई जलाना जो बोला जाता है, उससे बचने के लिए मृदा में कार्बनिक पदार्थ अच्छे से पहुंचे, इसी के लिए रोटावेटर बनाया गया। ओके चलो, पूसा विन क्या है, ये क्वेश्चन है। नो, रॉन्ग आंसर है डी और ए, किसी ने भी दिया तो ये है भंडारण युक्ति, स्टोरेज कंटेनर होते हैं पूसा बिन। ठीक है, पूसा बिन क्या है, स्टोरेज कंटेनर, बड़ी बड़ी कोठियां जो होती हैं स्टोर करने के लिए। डी को क्लियर करें। फ्यूमिगेशन रूम, धूम्रन कक्ष, ये फ्यूमिगेशन रूम क्या है कि जैसे फ्यूमिगेशन का मतलब होता निर्जमीकरण। जैसे मान लो कोई वेजिटेबल है ना, कोई वेजिटेबल है, इसको निर्जमीकृत करना है तो हमने इस रूम में ले गए, यहां पर जो फ्यूमिगेंट होते हैं धूम्रक, उनको हमने इसके अंदर डाला, फिर यहां से बाहर करके बेच दिया। या फिर हमारे को अनाज को भंडारित करना है, तो भंडारित करना है तो कई बार क्या रहता है कि अनाज के दानों के अंदर कोई कीट या उसके अंडे हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फील्ड तो ऑलरेडी क्लियर रहता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर रहता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हमको अगली फसल की बुआई करना है, उसकी जड़ें तो वहां रहती है। भाई जड़ सहित उखाड़ते हैं क्या चने को? हम नहीं उखाड़ते हैं, उसकी जड़ें अंदर होती हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर जब ये चलाते हैं रोटावेटर तो वो अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाएगा और हम सोइंग कर देंगे अगली फसल की, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। पपाया की एक वेराइटी का नाम पूसा बिन है, शुभम मीना पूसा बिन, पपीते की वैरायटी। अरे पूसा से तो बहुत सारी वैरायटी, बिन का मतलब होता है भंडार करने वाले जो कंटेनर होते हैं ना, ये कोठियां, इनको कहा जाता है। ये कोठियां जो है इनको कहा जाता है। पपीते की वैरायटी का पूसा तो 150 जगह मिल जाएगा। तो जो पॉइंट में क्लियर कर रहा था, तो इसको हमने क्या किया, यहां से इस कक्ष से धूम्रन करके बाहर निकालते हैं, फिर स्टोरेज में यूज करते हैं, ये उसका मतलब है। हाँ चलो बताओ जरा जल्दी से। डी आंसर रॉन्ग आंसर है, सी भी रॉन्ग है। अक्षय सोलंकी या जिनने भी दिया है ना, ए इसका राइट आंसर है। ट्रैक्टर में अंतर्दहन इंजन होता है, इंटरनल, ठीक है, अंतर्दहन इंजन, ये इस तरह का इंजन है ये। और बाह्य दहन इंजन जैसे पुराने रेलवे के इंजन थे, ये देखो यहां दिख भी रहा होगा, ये कोयला वगैरह जलता था, हमको जलते हुए दिखता था उसमें सब चीजें। लेकिन ट्रैक्टर के अंदर हमने कहा ईंधन तो जा रहा है, धुआं भी निकल रहा है, और बिना जले धुआं नहीं निकलता है, बिना जले धुआं नहीं निकलता है। तो ऐसे इंजन को हमने क्या कहा है, बाह्य दहन इंजन।
सॉरी, अंतर्दहन इंजन। ठीक है, तो ट्रैक्टर का इंजन अंतर्दहन होता है, बाह्य दहन इंजन नहीं आता है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, बताओ, क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर करो। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्रीकल्चर की एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन। देखो यहां पर ये व्यापम का ही क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, और यहां ज्यादातर लोगों का आंसर रॉन्ग है। इसका आंसर आएगा इंटर कल्टीवेशन, अंतः कृषि। अब निम्न में से कौन सा खेती के बाद का प्रचलन है, उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन दिया। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन का मीनिंग यहां पर है खेती के बाद का प्रचलन। इसका मतलब यहां पर है द्वितीयक भू परिष्करण हो गया एक, तो एक इसका मतलब होता है बुआई के बाद, तीसरा इसका मतलब है खड़ी फसल में, तो गहरी क्रेप्स को बंद करना ये प्राइमरी में आता है, भूमि तैयार करना ये भी ज्यादातर जो है इसको भी हम प्राइमरी में रखते हैं, जुताई वगैरह इसी में आती है। अंतः कृषि मतलब खड़ी फसल में जो निंदाई गुड़ाई का हम काम करते हैं, कतारों के बीच में जो निंदाई गुड़ाई की जाती है, वो बात यहां पर पूछी जा रही है और उसे कहा जाता है इंटर कल्टीवेशन। समझे? इंग्लिश में दो ऑप्शन सही है। नहीं, ये अर्थिंग अप जो है ये गलत यहां पर लिखा हुआ है, यहां अर्थिंग अप नहीं आएगा, ये उसमें ऑप्शन नहीं था। भूमि तैयार करना, प्लॉइंग या फील्ड प्रिपरेशन। ठीक है, ठीक, समझे? ये उसका मीनिंग है। अच्छा, उसको देखकर ही ऑल लगाया था, कोई बात नहीं, लेकिन क्लोजिंग डीप क्रेप्स, गहरी नालियों को बंद करना, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा कि ये तो फसल बोने या उसके पहले की क्रिया है। गहरी गहरी नालियां अगर खेत में बनी उनको बंद करना। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे यंत्र हमने पढ़े वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ही हैं। थोड़ा सा वो ट्रैक्टर की कुछ चीजें पूछता है, वो मैंने आपको बता दिया कि उसका इंजन कैसा होता है, एवरेज का क्या होता है, ये ठीक है ना। हमने रोटावेटर क्या वर्क करता है, ये चीजें हमने देख ली। इसके अलावा पावर टिलर, ये सब चीजें हमने देखी, ये वही था पार्ट। इसका आंसर क्या है, तो यही है समुच्चय विश्लेषण, टिल्थ, है ना। एक अच्छी टिल्थ कंडीशन आफ्टर टिलेज होती है, और अच्छी टिल्थ कंडीशन में हम देखेंगे कि समुच्चय विश्लेषण मतलब उसके जो कण है उनका ढेला बन रहा है कि वो भुरभुरी है। अगर मृदा अच्छे से भुरभुरी है मतलब अच्छी कंडीशन है, अच्छी टिल्थ कंडीशन है, हम सोइंग कर सकते हैं। लेकिन ढेले अगर खेत के अंदर पड़े हुए हैं मतलब हम क्या बोलेंगे, वो अच्छी कंडीशन नहीं है। इसलिए इसका आंसर आएगा समुच्चय विश्लेषण, समग्र विश्लेषण या एग्रीगेट एनालिसिस। ओके, सॉइल पार्टिकल्स का जो एग्रीगेशन है उसकी बात यहां पर की जा रही है। ओके, चलिए बताओ जरा।
ज्यादातर लोगों का आंसर रॉन्ग है। यहां पर आंसर आएगा वीडिंग। खरपतवार नियंत्रण ये द्वितीयक भू परिष्करण की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। प्लैंकिंग मतलब पाटा चलाना, यह भी प्राथमिक में आता है ना। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में आता है, ऐसा प्राथमिक में नहीं आता, दोनों में आता है। अब हेरो चलाना द्वितीयक भू परिष्करण की क्रिया है, लेकिन इसमें कई हेरो ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करें यहां पर एक हेरो आता है डिस्क हेरो। अगर डिस्क हेरो की हम बात करें तो डिस्क हेरो को हम हार्वेस्टिंग के बाद सीधे है ना फील्ड प्रिपरेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम वीडिंग जो है, खरपतवार निकालना, ये किसका मुख्य उद्देश्य है? तो खरपतवार निकालना द्वितीयक भू परिष्करण की क्रिया है। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि वीडिंग अगर पूछा जाए तो वीडिंग किस में आएगा? तो वीडिंग सेकेंडरी टिलेज में आएगा। अब यहां पर हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन देखकर लगाना रहेगा। प्लैंकिंग क्या होता मैंने बता दिया। प्लैंकिंग मतलब पाटा चलाना। आप ध्यान से सुनते ही नहीं हो। प्लैंकिंग पहले ही मैंने बताया, सबसे पहले प्लैंकिंग बताया, पाटा चलाना। ठीक है। अब हमारे यहां जैसे लोग क्या करते हैं, कल्टीवेटर के पीछे प्लैंकर लगा देते हैं। अब कल्टीवेटर जुताई कर रहा है, उसमें जो ढेले निकल रहे हैं उसको फोड़ रहा है, तो ये तो प्राइमरी में आ गया। फिर हमने क्या किया, कतारों के बीच में कोई दूसरे यंत्र के पीछे लगा दिया ढेले फोड़ने के लिए, तो फिर किस में आ गया? सेकेंडरी में आ गया, है ना। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा? बीडिंग। आपको पहले भी मैं एक बात बता रहा हूं कि हमको चार में से उपयुक्त जो आंसर है वो ढूंढना है। थोड़ा सा दिमाग लगा के फिर आंसर करना है। समझ गए? हेलो, कंफ्यूजन है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन में यहां लेकर आया हूं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। कब कौन सा आंसर लगाना है, इसीलिए तो मैं लेकर आया हूं ये क्वेश्चन। क्योंकि केवल पढ़ते जा रहे उसमें मजा ही नहीं आएगा। ये क्वेश्चन के आंसर होना चाहिए हमारे से। समझे? मैं कारण भी सबके बता रहा हूं कि इस आंसर का कारण क्या है। ध्यान से समझना है आप लोगों को, ठीक है। ये बीच में बहुत जरूरी था ये सेशन। बताओ, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, सब सॉइलर मैंने बताया था आपको, सब सॉइलिंग क्या होता है ये भी बताया था। अब ज्यादातर लोग आंसर दे रहे हैं ए, कठिन हिस्से को तोड़ना। सही बोल रहे हैं वो, लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि आधा सच बोल रहे हैं, पूरा सच नहीं है। कठिन हिस्से को तोड़ना ये बिल्कुल सही है, लेकिन मिट्टी का पलटाव होता है क्या? मिट्टी का पलटाव नहीं होता, ये केवल परत को तोड़ता है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव, है ना। विदाउट सॉइल टर्निंग ये क्या करता है? हार्ड जो सरफेस पेन होती है उसको तोड़ता है। समझ गए? अगर एग्जाम लिखने वाली होती तो आपको इस क्वेश्चन के आधे नंबर मिल जाते कि साहब हमने सही बोला है कि ये परत को तोड़ता है। बट ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, राइट तो 1, रॉन्ग तो 0, आधा अधूरा कुछ नहीं होता, आधा नंबर। क्लियर हो गया? सब सॉइलिंग वाला पोर्शन क्या है? सब सॉइलिंग। आगे बढ़ूं? हेलो, हाँ यार थोड़ा सा, चलो इसका आंसर करो। देखो कहीं भी शुरू नहीं हो जाना मन से, उठे छूटे आंसर देना है, सी और बी और तुक्के मार रहे हो। ये तुक्के मारने की बड़ी दिक्कत रहती है यार। एक तो
तुक्के उक्के नहीं मारना है यहां ज्यादा। सामूहिक खेती, सामूहिक खेती परिवार में होती है कि किसानों के बीच होती है? हाँ, परिवार कहां से आ गया सामूहिक खेती में? ये रॉन्ग आंसर है, तुक्के मारने वाला आंसर है। इसका आंसर है चकबंदी। पंजाब से स्टार्ट हुई थी 1920 में। ठीक है, फिर इसका एक क्वेश्चन आता है, कहां पर सफल नहीं हुई? सफल नहीं हुई, ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है। तो तमिलनाडु, साउथ में ज्यादा ये सफल नहीं हुई थी। पंजाब से चकबंदी स्टार्ट हुई थी 1920 में। अब ये चकबंदी है क्या? तो देखो क्या हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय ज्यादातर जो जमीनें होती थी ये कुछ लोगों के पास थी, जमींदार है ना, इस तरह की मालगुजारी, ये सब चीजें चलती थी। फिर क्या हुआ, बीच में सीलिंग एक्ट आया था एक बार। तो क्या हुआ कि भाई लोगों ने जमीनें जिनके पास हजार हजार एकड़ थी उनने दूसरे लोगों के नाम पे कर दी, परिवार के नाम पे करी, इसके नाम पे करी, नौकर के नाम पे कर दी, ये वो, अपने पालतू जानवरों के नाम भी कर दी। पहले ऐसा हो जाता था। अब क्या हुआ, देखो दो फार्मर है हमारे पास, एक ए है एक बी है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि ये ए के हैं 3 खेत और 2 खेत यहां पर बी के आ गए। उसी तरह से हमने देखा यहां पर बी के 3 खेत हैं, लेकिन यहां गलती से 2 खेत ए फैमिली के आ गए। अब यहां दिक्कत क्या है भाई, बी वाले के ज्यादातर खेत यहां हैं, लेकिन ये 2 के लिए खेती करने यहां जाओ। ऐसे ही ए वाले की फैमिली के ज्यादातर लोग यहां हैं, लेकिन 2 खेत इधर आ गए, तो दोनों को समस्या आ रही। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि क्यों ना ये दोनों खेत बी किसको दे दे, ए को, और ये दोनों ए वाले खेत ए किसको दे दे, बी को, ताकि बी की पूरी जमीन वहां हो जाए और ए की पूरी जमीन यहां हो जाए। यही था चकबंदी। ये 1920 में पंजाब से स्टार्ट हुआ था। देखो एक ही परिवार के बिखरे हुए खेतों को, बिखरे हुए खेत एक ही परिवार के हैं, लेकिन एक खेत वहां आ गया, एक यहां आ गया। आपने भी कई बार देखा होगा कि गांव में जब बंटवारे होते हैं इस तरह के, तो हमने देखा हमारी पूरी जमीन यहां है, लेकिन 2 एकड़ का एक खेत दूसरी जगह, तो वहां खेती करने जाओ 2 एकड़ को, तो तकलीफ आती है। तो इसके लिए जो आया था कानून या जो चीज आई थी उसको कहा गया चकबंदी। ये अंकित बोल रहे मेरा भी है। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जल्दी पढ़ के आंसर करो। देखो वैसे तो एग्रो फॉरेस्ट्री का क्वेश्चन है ये, जब आप एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगी, बट यहां पर मैं कुछ चीज समझा रहा हूं, उससे बहुत इजीली समझ जाओगे। थोड़ा रुकोगे आप लोग, जो लोग आंसर कर रहे हैं वो रुकेंगे क्या थोड़ा? हाँ तो रुक जाओ। देखो एक बात बता देता हूं मैं आपको, एमजीसीआई का यूट्यूब चैनल जो है, मैं क्लियर कर दूंगा, पहले मेरी बात सुन लो जयेश, मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। उस पर एक आईएमपी क्वेश्चन सीरीज, आईएमपी क्वेश्चन सीरीज करके वीडियो लेक्चर डले हुए हैं। आपको पहले से ही बता देता हूं मैं कि वहां बहुत लेवल के क्वेश्चन डले हुए हैं, उसको पीएटी नहीं समझना है। मेरे खुद के 6 वीडियो डले हुए हैं वहां, ऐसा आईएमपी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ऐसे डले हुए हैं, और हॉर्टिकल्चर के भी हैं उसमें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वो वाले जो क्वेश्चन है मैं यहां कवर नहीं कर रहा हूं, तो मेरे 6 वीडियो वहां डले हुए हैं। आईएमपी क्वेश्चन सीरीज करके वो हैं, 6 वीडियो डले हुए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है,
तो वो जो 6 वीडियो के अंदर क्वेश्चन डले हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसको यूट्यूब से देखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन वहां डले हुए हैं, आपको देखना है सभी को, ठीक है। चैट में उसकी लिंक डाल देना। 6 वीडियो हैं, मैं कोशिश करूंगा 6 की लिंक, शायद एक आध बार पहले डाली भी है मैंने। मैं कोशिश करूंगा उन 6 वीडियो की पूरी लिंक आपको डाल दूं, ठीक है। तो वो आप सबको देखना है, क्योंकि उसमें बहुत काम के क्वेश्चन है। शायद पहले डली हुई है, नमो नारायण बोल रहे हैं, अगर चैट ग्रुप में आप ऊपर जाके देखेंगे तो डली हुई है ना। वो जरूर आपको देखना है, बहुत काम के क्वेश्चन है, ठीक। चलो अब इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो टोंगिया सिस्टम, ये कोई बोल रहा है कि इसको एक्सप्लेन कर दो। टोंगिया सिस्टम जो है ये म्यांमार से हमारे देश में आया हुआ सिस्टम है। पहाड़ों पर वृक्ष लगाना, किसानों को उसके लिए समझाना, ये इस सिस्टम का उद्देश्य है, टोंगिया। ये आप देख भी सकते हो, ये पहाड़ों के ऊपर ये इस तरह से गड्ढे खोद के वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं। बाकी सिस्टम में हम क्या बोल रहे हैं, कृषि वन पशुपालन। तो कृषि के लिए एग्रो शब्द का यूज करते हैं, वन या वानिकी के लिए सिल्वी, और पशुपालन पशुओं के लिए चारागाह। तो ये आएगा कृषि वन चारागाह पद्धति या एग्रो सिल्वी पास्चुरल सिस्टम। पास्चुरल मतलब चारागाह, और चारागाह किन के लिए होगा, पशुओं के लिए होगा, ठीक है। ये अब नहीं चलता मनमोहन साहू जी, ये उस समय हो गया। आजकल कोई कहीं ऐसे ट्रांसफर नहीं करता है, वो जमीन के क्वालिटी रेट और ये और वो बहुत सारी चीजें चलती है। ये गवर्नमेंट ने उस समय ऑप्शन दिया था, अब रजिस्ट्री कराना पड़ती है अलग से, है ना, वो चीज खत्म हो गई। तो ये समझ गए एग्रो सिल्वी पास्चुरल सिस्टम। अब मान लो यहां से अगर ये हटा देता कृषि, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता, वन चारागाह सिल्वी पास्चुरल सिस्टम, ठीक है। ये आप यहां देख सकते हो, ये फर्स्ट सिस्टम है सिल्वी पास्चुरल, मतलब यहां वन वृक्ष लगे हुए हैं और इनके बीच में चारागाह है। दूसरा क्या है, उद्यानिकी चारागाह। तो आप यहां देख सकते हो, ये देखो केले का बगीचा लगा है और बीच के प्लेस में ये चारागाह है। तीसरा सिस्टम क्या है, कृषि वन चारागाह। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां फसल लगी है, यहां चारागाह है और यहां वृक्ष लगे हुए हैं। और टोंगिया क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो आपको यहां देखना है कि वो इसमें क्या चीज कहना चाह रहा है। जैसे कृषि आए एग्रो आ जाएगा, वन या वानिकी आए तो सिल्वी आएगा, हॉर्टिकल्चर आए तो हॉर्टी आ जाएगा, मतलब उद्यानिकी फसल आएगा तो देखो यहां हॉर्टी आ गया, चारागाह आएगा या पशुपालन आएगा तो पॉस्चर सिस्टम, ठीक है। हाँ अब तो लड़ पड़ते हैं 1 इंच के लिए, बिल्कुल सही है कुलदीप, है ना, ठीक है। ये समझ गए, आगे बढ़ूं, ओके। देखो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर करो जरा जल्दी से, आप लोगों को क्या लगता है। चलो सुनो जरा, सुनो ध्यान से सुनो। यहां आंसर ए दे दिया किसी ने, वो शायद गलती से दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फोटो शब्द प्रकाश आया, मतलब बात हो रही है फोटो की, इसलिए आंसर क्या हो गया, फोटोट्रोपिज्म। लेकिन बाकी का मीनिंग समझना जरूरी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां रखा है। क्या है, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, पानी, पानी की तरफ जो झुकाव होता है। जैसे आप यहां देख सकते हो कि यहां पर ये ड्राई सॉइल है, रेगिस्तानी या ऐसी मृदा है, और यहां पर पानी भरा हुआ है, या इतनी जगह में हमने पानी दिया तो पौधे की जड़ अपने आप इधर टर्न हो रही है। ये देखो जड़ों का पानी की तरफ झुकाव आपको दिख रहा होगा, टर्न हो गई। तो पानी की तरफ जो झुकाव होता है इसे कहा जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। जल की तरफ जड़ जा रही है, ये हाइड्रोट्रोपिज्म। सेकंड हो गया जियोट्रोपिज्म।
ये जियोट्रॉपिज्म का मीनिंग क्या हुआ? यहां पर जियो का मतलब है कि जो ग्रेविटी होती है ना, गुरुत्वाकर्षण, वो अपनी तरफ खींचता है। जैसे पौधे की जड़ है, तो हमने देखा कि भाई पौधा, हमने ये गमले को आड़ा कर दिया, तो अब जड़ को ऐसे जाना चाहिए क्या, लेकिन ये यूं जाके ऐसे नीचे की तरफ झुक गई। गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर जब खींचता है, या गुरुत्व की तरफ जो खिंचाव है, उसे कहा जाता है जियोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म का मीनिंग क्या हुआ? जैसे आप ये देख सकते हो, ये यहां पर खिड़की है, इधर से प्रकाश आ रहा है, हमने पौधे लगाए, तो धीरे धीरे ये पौधे प्रकाश की तरफ ये झुकने लगे। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। एक हेलियोट्रॉपिज्म भी आता है। हेलियोट्रॉपिज्म वो होता है सूर्य का प्रकाश, है ना। ये फोटोट्रॉपिज्म है, लेकिन जैसे सूर्यमुखी घूमती है सूरज के तरफ, वो हेलियोट्रॉपिज्म कहलाता है। ओके, लास्ट में आता है केमोट्रॉपिज्म। इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे हमने कहा कि ये ओव्यूल है, जब परागण होता है ओव्यूल यहां पे छुपा हुआ, और परागकण यहां से आएगा और ये ओव्यूल की तरफ अपनी आप खींचा चला जाएगा। समझ गए? तो इसे कहा जाता है केमियोट्रॉपिज्म। केमिकल लोचा बोलते हैं ना, कि भाई किसी व्यक्ति को प्रेम हो जाए तो उसके दिमाग में हार्मोन निकल आते हैं, फिर वो खींचा चला जाता है, उसे कुछ समझ नहीं बैठती। सुना कि नहीं ऐसा? बस वो वाला जो खिंचाव है, नमो नारायण, बस वही है। ठीक, हाँ। अब बुढ़ापे में क्या करोगे रे तुम लोग? हो गया वो एज निकल गई है। चलो, तो ये अलग अलग है, यहां ऑप्शन समझना था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहां डाला था आपको। चलो आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आंसर करो। मुकेश, तू बूढ़ा नहीं हुआ मुझे लग रहा है अभी। मुकेश के दिमाग में सपना बागरी, अजय नरगेश, आदित्य, ए आंसर वाले सब मेरे को लग रहा कि जवान लोग हैं, और सी वाले बूढ़े हो गए। सिल्वर फिश, आपको एक बात बता देता हूं कि यहां फिश लिखा हुआ है, बट ये मछली है ही नहीं। ये बी आंसर देने का तो कारण ही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, सिल्वर से सिल्वीकल्चर, और इतने महान लोग हैं भाई, ऐसे छात्रों को मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं कि जिन्होंने सिल्वर से लॉजिक निकाला, सिल्वीकल्चर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। ऑफलाइन क्लास में तो मैं ऐसा बोलता हूं फिर ऐसे छात्रों को कि टीचर यहां मेहनत कर रहा है, वो तुमको दिखती नहीं है। पत्थर ले लो और टीचर के सिर पे दे मारो, जब खून बहेगा, लथपथ खून में होकर जब टीचर पढ़ाएगा, तुमको लगेगा कि नहीं, आप सर मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि यहां तो बढ़िया बोले सर बढ़िया खड़े हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ये कोई पढ़ाई होती क्या है? अरे भाई लोगों, है सिल्वीकल्चर का मतलब होता वानिकी। अभी बताया सिल्वी मतलब वन, पेड़, थोड़ी देर पहले 5 सेकंड तो याद रखो। तो ये तो है ही नहीं। तो जो ये आंसर दे रहे हैं धन्य हैं। क्लासिफिकेशन नी पढ़े ये। अरे ये कमेंट मत करा करो प्लीज, आपसे मेरा निवेदन है। कोई भी आंसर किसी ने गलत दिया है तो उसके ऊपर आपको कमेंट नहीं करना है, ये मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है, कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, ये वाली चीजें ना करें। ठीक, अब सिल्वर फिश है क्या? तो सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, नाम है
लेपिमा स्किरिना, ऑर्डर है जाइनेंटोमा, ये इसका ऑर्डर। विंगलेस, पंख रहित, पंख रहित ये कीट है। ये पुरानी बुक्स जो होती है, किताबें जो होती हैं, उनमें मिल जाएगा। समझ गए? किताबी कीड़ा बोलते हैं, किताबों के बीच में दबा हुआ कई बार ये मिल जाएगा। ये पंख रहित कीट है, और क्योंकि इंसेक्ट है, और इंसेक्ट का जो अध्ययन हम करते हैं, कीटों का अध्ययन किसमें होता है? तो कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी में। तो मुकेश, फिश देखकर फिसलना नहीं है, ये पीसी कल्चर में नहीं आएगा, मछली पालन में नहीं आएगा, ये कीड़ा है। समझ गए? एंटोमोलॉजी में आएगा ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ूंगा मैं। जल्दी बताओ। भाई मछली जैसा दिखता है और चांदी जैसा रंग है, इसलिए सिल्वर फिश नाम दे दिया भाई। जल्दी बोलो, ये इसका आंसर बोलो। इसका तो सब बता देंगे यार, बहुत बढ़िया। ए, मासल शुष्कोद्भिद है ना, सकुलेंट। यहां पर याद रखना, तीन चीजें यहां पर आ रही है। सुनो, आंसर दे दिया आपने, तीन चीजें हैं यहां। एक तो केम पौधे याद होंगे आपको, क्रासुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म वाला याद है, केम। दूसरा, केम जो है ये कैसे होते हैं? तो सकुलेंट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सकुलेंट, केम पौधे कैसे होते हैं? सकुलेंट। थर्ड, जीरोफाइट। जीरोफाइट मतलब शुष्कोद्भिद, रेगिस्तान में जो पाए जाते हैं उसको जीरोफाइट कहते हैं, क्योंकि इसकी वाटर यूज इफिशियंसी ज्यादा होती है। ये देखो, आप यहां पर देख भी सकते हो, ये कैक्टस, नागफनी, ये सब जो है ओपनसिया, ये इन्हें हम कहेंगे। ओके, आंसर तो आपको मालूम है, पर यहां 3-4 क्वेश्चन हमने एक साथ देख लिए। ठीक, आगे बढ़ूंगा मैं। आंसर करो इसका। सोच समझ के। नेपियर ग्रास, पेनिसिटम परप्यूरियम जो है, ये 12मासी मत उलझ जाना, हिंदी वाले 12मासी मत उलझ जाना। पेरेनियल, पेरेनियल मतलब बहुवर्षीय, ये बहुवर्षीय घास है। गजराज घास क्यों कहा? क्योंकि इसकी हाइट देख सकते हो आप, हाथी भी छिप जाता है इसके अंदर, इतनी हाइट होती है, इसलिए इसका नाम गजराज घास है। ओके, हाँ चलो, आंसर करो। वेरी गुड, सबको पता है। रोजेल एंड मेस्टा, मेस्टा का मतलब तो आप जानते ही हो, पटसन होता, किनेफ, किनेफ या पटसन। रोजेल, हिबिस्कस, सबडेरिफा, है ना, ये भी हिबिस्कस, मतलब कपास और भिंडी की तरह आप देख सकते हो यहां पर। ये फसल है, इसको भी हम कहते हैं फाइबर क्रॉप। फाइबर फसल मतलब रेसे वाली फसल। ओके, रेसे वाली फसल, क्योंकि मेस्टा आप जानते हो, है ना। ये रोजेल जो है, रोजेल कई बार हम नॉर्मल नहीं सुनते हैं, ये बात याद रखना। हाँ बिल्कुल सही बात है। अमाड़ी की भाजी, खाने पीने की चीज पे आ गए,
निमाड़ी, हाँ निमाड़ी बहुत खाते हैं, अमाड़ी की भाजी। चलो अब थोड़ा सा सर्वे। वैसे मैंने सर्वेइंग आपको पढ़ाया नहीं है अभी। अरे बहुत मस्त लगती है मेरे भैया, लगती है, खा लेना अमाड़ी की भाजी। पर अभी इधर समझ लो जरा, सर्वेइंग मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग यहां देख रहे हैं। सर्वेइंग में एक दिन में खत्म कर दूंगा, आपको एक लेक्चर लूंगा ये जैसे ही हमारा खत्म होगा। कंपास सर्वे, अब सर्वेइंग भले ही नहीं पढ़ा पर कंपास तो पढ़ा होगा। मैग्नेटिक, चुंबकीय या कंपास, कंपास क्या बताता हमारे को? डायरेक्शन बताता, दिशा बताता है। और आप याद रखना, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, इसकी सुई अगर बना ली जाए तो एक हमेशा उत्तर की ओर होगा, दूसरा दक्षिण की ओर होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक, चलिए ज्यादा लोड नहीं लेना, आगे बढ़ रहा हूं मैं। 3-4 क्वेश्चन है इसके, बताऊंगा मैं आपको, इसको याद कर लेना। वह बिंदु जिसे आधार पर किए गए सभी सर्वे के लेवल ज्ञात किए जाते हैं। लेवलिंग जब हम करते हैं तो एक मार्क लगाते हैं जिसका नाम है बेंचमार्क। ये ठीक है, बेंचमार्क इसे कहा जाता है। ये इसका जो लेवल होता है टॉप का, उससे हम लेवलिंग करते हैं। इस मार्क को बोला जाता है बेंचमार्क। याद रख लोगे, द पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल द लेवल आर डिटरमाइंड। इस मार्क को हम कहेंगे बेंचमार्क। जहां भी आपको ऐसा तिपाही दिख जाए, कहीं पर भी तिपाही बोलते हैं, ट्राइपॉड टाइप की चीज है ये, ऐसा जहां भी दिख जाए निशान, इस निशान को बोलेंगे बेंच मार्क। याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। आधुनिक मृदा सर्वेक्षण तकनीक में प्रयोग किया जाता है। मॉडर्न सॉइल सर्वेइंग टेक्निक, हाँ टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, मैं सीधे बता रहा हूं। इसका है डी, ऑल ऑफ दिस। अब ये इरिस क्या है? इरिस का मतलब है इन्वायरमेंटल रिस्क इंफॉर्मेशन सर्विस। इन्वायरमेंटल रिस्क इंफॉर्मेशन सर्विस मतलब इसका क्या है? जैसे कोई तूफान आने वाला है, पहले ही बता देते हैं कि सावधान हो जाओ, तूफान आ रहा है। सुनते हैं कि नहीं? फिर क्या है कि 3 दिन तक ये वेदर रहेगा, या बारिश की संभावना है, या ये होने वाला है। तो इन्वायरमेंटल रिस्क इंफॉर्मेशन सर्विस ये हो गया। सेकंड है लैंडसेट। ये लैंडसेट मतलब लैंड सैटेलाइट, जो सैटेलाइट हमारे यहां से लॉन्च होते हैं, लैंडसेट ये वो है। लैंडसेट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी सीरीज है पूरी। तो सैटेलाइट से भी आप जानते हो आजकल सर्वेइंग होती है। फिर है GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब जो भौगोलिक जानकारी है हमारे धरती की, अर्थ की, उसको बताता है। तो सारे सिस्टम जो है आधुनिक मृदा सर्वेक्षण के सिस्टम है, टेक्निक है। इन्वायरमेंटल रिस्क इंफॉर्मेशन सर्विस और GIS मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, चलो आगे बढ़ रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आज का। ये बता दो आप, ये तो आपको मालूम होगा सबको, क्योंकि रात्रि काल में कई लोग भटकते रहते हैं तुम्हारे में से। एग्रीकल्चर वाले निशाचर प्रवृत्ति के होते हैं, हाँ? यस, ये सबको मालूम है, क्योंकि आजकल मोबाइल में GPS सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है, GPS। रात में अगर बाहर निकलना है, जंगल में फंस गए कहीं पर, किसी का पता लगाना है, GPS अगर ऑन है, उसकी लोकेशन दिख रही है, वहां पहुंच जाते हैं, मैप वगैरह आ जाता सब। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसे कहा जाता है। ये रात में भी, नाइट में भी सर्वेइंग को इजी बनाता है। ओके, थैंक यू।